एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते। बेसिकली प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो कि प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क प्रदान किए गए होते हैं। मनुष्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको उपयोगी बनाता है। प्राकृतिक संसाधन हम परोक्ष रूप से उपलब्ध होते हैं, यानी ये जो प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति द्वारा हमें एक तो निःशुल्क दिए जाते हैं और दूसरा क्या, ये हमें परोक्ष रूप से उपलब्ध होते हैं, जैसे कि शुद्ध हवा हो गई, शुद्ध पानी, मृदा, वन, खनिज और जीवाश्म ईंधन वगैरह। तो ये सभी क्या हो गए, प्राकृतिक संसाधन। तो एक प्राकृतिक संसाधन को प्रकृति द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति द्वारा उपयोग की जाने वाले किसी भी सामग्री को हम प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, जो कि प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, जिसे इस तरह से रूपांतरित किया जा सकता है कि यदि वह अधिक मूल्यवान और उपयोगी हो जाए। यानी कि हम इस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा मूल्यवान हो जाए और वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाए, ज़्यादा यूजफुल हो जाए। इसे आमतौर पर प्रकृति द्वारा दी गई उन सभी चीज़ों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे दी गई हैं। यानी कि जैसे खनिज वगैरह हो गए तो ये कहाँ पर, पृथ्वी की सतह के नीचे मिलते हैं। लेकिन जो जैसे वन हो गए, हवा हो गई, पानी हो गए, तो ये कहाँ पर मिलते हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर। तो प्रकृति के द्वारा वो सभी चीज़ें जो पृथ्वी के सतह के नीचे और पृथ्वी की सतह के ऊपर हमें निःशुल्क प्रदान की गई है और जो कि हमारे लिए उपयोगी भी हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। इसे व्यापक अर्थ में प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आते हैं, भूमि, जल, जंगल, मत्स्य और पशु, खनिज, अयस्कों और ऊर्जा के स्रोत जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस और यूरेनियम आदि शामिल है। तो क्या क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन में, क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार ध्यान से देख लेना, ये भूमि हो गया, जंगल, जल, मत्स्य, पशु, खनिज, अयस्क, ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस और यूरेनियम आदि। तो ये सभी क्या हो गए, प्राकृतिक संसाधन। अब हम इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, यानी इन कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं, पहले इनके टाइप देख लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। तो पहले होते हैं अक्षय संसाधन। क्या है, अक्षय संसाधन। सेकंड हो गए अनवीकरणीय संसाधन और थर्ड है साइकिल संसाधन। तो पहले जानते हैं अक्षय संसाधन क्या है। संसाधन जो अपने शोषण के साथ नवीनीकृत हो सकते हैं, यानी कि उन्हें बार बार यूज किया जा सकता है। अक्षय का मतलब जो हमेशा रहे, खत्म नहीं होते हो। अक्षय का मतलब है हमेशा रहने वाले। ओके, हमेशा रहने वाला, तो ये कभी खत्म नहीं होते, हमेशा उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं, इसलिए उन्हें अक्षय संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए वन अक्षय हैं। ओके, ये जो वन हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, अक्षय स्रोत हैं। यदि पेड़ों को लकड़ी के लिए गिराया जाता है तो नए पेड़ों की योजना बनाने के माध्यम से मूल वन कवर बनाए रखा जा सकता है। इस तरह से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा अक्षय संसाधनों के उदाहरण है। तो क्या है कि अगर आपको कहीं जंगल में पेड़ वगैरह, नए पेड़ उगाने, तो पुराने पेड़ों को गिराकर वहाँ पे नए पेड़ उगाए जा सकते। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि पेड़ गिराने के बाद में वो खत्म हो गए, बल्कि फिर से नए उगाए जा सकते। तो ये क्या हो गए, ऊर्जा के अक्षय स्रोत हो गए। इसी तरह से ये सौर ऊर्जा भी अक्षय स्रोत है, ये भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये जो हमें सन से, सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो भी कभी जो खत्म नहीं होती। और पवन ऊर्जा, ये सभी क्या अक्षय संसाधन है। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। तो कुछ संसाधन जैसे कि लौह, अयस्क, कोयला, खनिज आदि के निर्माण में कई हजार साल लगे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से बन गए, इनके जो निर्माण में काफ़ी समय लगा है। एक बार जब वे असीमित तरीके से उपयोग किए जाते तो उन्हें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर इनका एक बार यूज़ हो जाए तो इन्हें आसानी से फिर से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, यानी इन्हें फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता। इनमें क्या क्या है, लौह अयस्क हो गया, कोयला, खनिज वगैरह, खनिज तेल हो गए, पेट्रोलियम, तो ये सब चीज़ें ये हम फिर से इनका यूज़ नहीं कर सकते। इस प्रकार बड़े पैमाने पर उनके शोषण के परिणाम स्वरूप उनकी तेज़ी से कमी होगी। यानी जितना हम ज़्यादा इनका यूज़ करेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फ्यूचर में इनकी कमी हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे।
ऐसे कुछ संसाधनों को गैर नवीकरणीय संसाधन या संपूर्ण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय, यानी इनको फिर से यूजेबल नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है चक्रीय संसाधन यानी साइकिल संसाधन। तो क्या होते हैं? संसाधनों के लिए कोई अंतिम उपयोग नहीं है क्योंकि उन्हें लगातार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये अक्षय संसाधन की तरह ही होते हैं। उदाहरण के लिए उद्योग और घरेलू तरीकों से उपयोग किए जाने वाले पानी को साफ किया जा सकता है, यानी कि अगर पानी गंदा है तो उसे हम उद्योगों और घरेलू तरीके से क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं और उसे फिर से यूज़ में ले सकते हैं और सामान या अन्य उद्देश्य के लिए फिर से उपयोग किया जा सकता है। तो ये क्या हो गए कि साइकिल की तरह जो एक चक्र में रहते हैं कि पहले ख़राब हो गया, पहले यूज़ कर लिया, फिर वो जो उसे फिर से फिल्टर वगैरह से साफ़ कर लिया, फिर ये फिर से यूजेबल हो गया। तो इस तरह से साइकिल में हमेशा चलते रहते हैं। ऐसे संसाधनों को चक्रीय संसाधन का नाम दिया जाता है। ये लगभग अक्षय संसाधन की तरह ही होते हैं। तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है? जल संसाधन हो गया, वन संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, भूमि संसाधन। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जल संसाधन के बारे में। क्या होता है जल संसाधन? तो हमारे देश में पानी का एक महत्वपूर्ण उपयोग सिंचाई के लिए है। किस लिए बहुत ज़्यादा यूज़ जो होता पानी, वो किसके लिए? सिंचाई के लिए। इसके अलावा औद्योगिक और घरेलू खपत के लिए भी बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई के अलावा उद्योग और घरेलू कामों में भी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दुनिया सीमित मात्रा में ताज़े पानी पर निर्भर करती है। तो दुनिया जैसे हम लोग हैं, हम पानी पीने के पानी के लिए, घर के कामों के यूज़ के लिए किस पर निर्भर होते हैं? ताज़े पानी पर। पानी में पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा शामिल है। कितना? पृथ्वी का जो पूरी पृथ्वी है उसका लगभग 70% हिस्सा क्या? 70% हिस्सा उसका क्या है? पानी है, महासागरों से भरा हुआ है। लेकिन इसमें से केवल 3% ही ताज़ा पानी है। मतलब 70 में से केवल 3% जो है वो ताज़ा पानी है। इसमें से 2 ध्रुवीय बर्फ़ की टोपियों में, यानी जो 2% है वो ध्रुवों पर बर्फ़ के रूप में है। लेकिन केवल जो 1% है वो ही नदियों, झीलों और उपजल वाले क्षेत्रों में उपयोग करने योग्य पानी है। देखो 100% में से 70% तो जल है, पृथ्वी का 100% में 70% तो जल हो गया। उसमें से भी 3% जो है उसका कुल 3% केवल ताज़ा पानी है। और ताज़ा पानी में से भी 2% तो जो ध्रुवों पर जो आइस है, तो ये अंटार्कटिका, आर्कटिका वगैरह में जो हिमालय पर बर्फ़ है, ये सभी उसमें आ गए। और जो हमारे यूज़ के लिए वो केवल 1% है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कितना प्रतिशत पानी है जो कि हमारे यूज़ के लायक हम यूज़ कर सकते? तो वो केवल 1% है। इसका केवल एक अंश वास्तव में उपयोग किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर 70% पानी का उपयोग कृषि के लिए, उद्योग के लिए और लगभग 25% घरेलू उपयोग के लिए केवल 5% है। यानी कि जो वैश्विक स्तर पर पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। 70% पानी का यूज़ खेती करने के लिए किया जाता है, 25% का उद्योगों में इसका यूज़ होता है, और जो हम घर में यूज़ करते घरेलू उपयोग के लिए वो केवल 5% होता। तो सबसे कम जो हम यूज़ करते हैं वो घरों में ही यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम भारत में जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमें जो जल प्राप्त होता है वो नदियों से, तालाब से, मूविंग वाटर यानी इकोसिस्टम या मूविंग वाटर, और नेक्स्ट है खाड़ियों से। तो अब हम नदियों से देखते हैं, नदियों से हमें कितना और कहाँ से कितना पानी उपलब्ध होता है। तो भारत में 14 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं। प्रमुख कितनी है? 14 है ना। 44 मध्यम है और 55 छोटी नदी प्रणालियाँ उपलब्ध है। भारत में जो 14 प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? ब्राह्मणी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा, महानदी, माही, नर्मदा, पेरियार, साबरमती, स्वर्णरेखा, ताप्ती। तो ये प्रमुख क्या है? ये प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं। ठीक है, जो कितनी है? 14 है। हमारे इंडिया में कितनी है? 14 नदी है जो प्रमुख हैं। इसके अलावा गोदावरी के साथ में ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु घाटियाँ
नदी के जल संसाधनों के देश का 50% कवर करते हैं। यानी जो गोदावरी के साथ साथ में ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु घाटियों की जो नदियां हैं वो सभी पूरे जल का, जो भारत का पूरा संपूर्ण जल है उसका लगभग 50% तो इन्हीं नदियों के द्वारा कवर हो जाता है। तो इन नदियों में भारत का लगभग 50% जल है। तालाब क्या है? पानी का स्थिर पूल जो जमीन से घिरा हुआ, यानी कि क्या है? एक स्थिर पूल है जो कि जिसका पानी मूव नहीं करता, कहीं आ जा नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं हम? तालाब। और किसी भी नदी या अन्य आउटलेट से अलग है, यानी उससे कोई नदी जुड़ी नहीं है, जो झीलों को खिलाने या बहाने का काम करता है। पानी के शरीर का सीमित आकार 5 एकड़, 12 एकड़, 20 एकड़ और 99 एकड़ या उससे अधिक होना चाहिए। यानी कि एक तालाब के लिए कम से कम इतना जो क्राइटेरिया वो होना चाहिए। नेक्स्ट, तालाब क्या है? तालाबों में जल निकाय के नीचे प्रकाश में प्रवेश उथले पानी के पौधों के लिए प्राप्त उथले पानी की लिए जैसी विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये हो गए तालाब। अब है हमारा लोटिक इकोसिस्टम। तो चलते पानी या लोटे पारिस्थितिक तंत्र में नदियों और संबंधित वातावरण शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? जो कि हमारी नदियाँ हो गई, उससे संबंधित वातावरण हमारे लोटिक इकोसिस्टम में ही सम्मिलित होते हैं। वे छोटे आकार के गंगा, यमुना, हिंडन, काली खाड़ी है ये, ओके। तो काली खाड़ी, सतलज, गोमती आदि से लेकर छोटे झरने तक है। तो इसमें ये सभी आते हैं। इसी तरह प्रवाह के आधार पर भेद है, अलग अलग प्रवाह का, कौन सी नदी किधर जाकर मिल रही है, कहाँ पर अपना मुहाना बना रही है, तो इस प्रकार ये अलग अलग होते हैं। एक और प्रचंड जलप्रपात और झरने हैं, दूसरी ओर जिन नदियों का प्रवाह इतना निर्बाध है कि लगभग ध्यान नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक नदी अपनी लंबाई पर काफ़ी भिन्न होती है, क्योंकि यह एक पहाड़ी वृक्ष से एक बड़ी नदी में चार्ज होती है। तो ये तो हो गए जल संसाधन। अब देखते हैं हम वन संसाधन क्या क्या है। वन इस धरती पर सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यानी जितने भी हमें महत्वपूर्ण संसाधन प्रकृति द्वारा दिए गए हैं उनमें से वन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धरती को हरे कंबल की तरह ढकना इन जंगलों को ही नहीं, असंख्य भौतिक वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि जंगलों को इन्होंने ढका हुआ, बल्कि हमारी बहुत सारी भौतिक वस्तुओं भी इनके द्वारा बनाई जाती है। लेकिन कई पर्यावरणीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं जो कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब देखते हैं कि वनों का उपयोग किस किस में यूज़ होता है। वन वाणिज्य का उपयोग, एक तो वाणिज्य में होता है, तो वन हमें बड़ी संख्या में वाणिज्यिक सामान प्रदान करते हैं। क्या क्या है उन सामानों में? जैसे कि लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, लुगदी, खाद्य पदार्थ आदि। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वनों से। अब हम इनका देखते हैं पारिस्थितिकी उपयोग क्या है इनका। हमें वनों से क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। तो वन ऑक्सीजन का भी उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश हमें संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं जो इस पृथ्वी पर जीने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो वन है हमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने अंदर ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। यानी ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको भी वन कम करते हैं। तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए जंगलों द्वारा कच्चे माल के रूप में अवशोषित किया जाता है। यानी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस प्रकार वन CO2 के लिए एक सिंक के रूप में कार्य करता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम हो जाती है। यानी CO2 जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि उसकी जो मात्रा वो संतुलित बनी रहती है। और क्या है? हमारी जो पृथ्वी है वो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से बचती है, ग्लोबल वार्मिंग से बचती है। नेक्स्ट क्या है? वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इसमें क्या होता है? वन लाखों जंगली जानवरों पौधों के घर है। क्या है वन? बहुत सारे वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं और पौधे रहते हैं। तो अकेले उष्णकटिबंधीय जंगलों में लगभग 7 मिलियन प्रजातियां पाई जाती। तो क्या है? ये जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं इनमें लगभग 7 मिलियन प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का विनियमन।
तो इसमें क्या होते हैं, जो पेड़ वगैरह होते हैं ये स्पंज की तरह काम करते हैं और वर्षा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि जो पानी का प्रवाह है, अपवाह है, वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो उसको वो धीमा कर देते हैं। और क्या होता है, स्प्रिंग के पुनर्भरण के लिए धीरे धीरे पानी छोड़ते रहते हैं, मतलब जितनी भी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार पानी को धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। उष्णकटिबंधीय जंगलों के ऊपर हवा में लगभग 50 से 80% की नमी उनके वाष्पोत्सर्जन से ही आती है। यानी आपने सुना होगा कि ये जो उष्णकटिबंधीय जंगल है इनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए यही कारण है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने का, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, और वो क्या है, पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, और क्या है, जो वहाँ का वायुमंडल है उसमें नमी बनी रहती है, जिससे कि बारिश आने में मदद होती है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण, यानी ये वन है, ये मृदा को यानी मिट्टी को किस प्रकार से संरक्षित करते हैं। तो वन अपनी जड़ों में मिट्टी के कणों को कसकर बांध लेते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी के कणों को कसकर बांधे रखते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, क्योंकि मिट्टी के कण उनसे बिल्कुल बंधे हुए होते हैं, जिससे कि बहुत तेज बहाव आने पर भी मिट्टी नहीं बहती है। वे विंड ब्रेक के रूप में कार्य करते हैं, यानी वो इस तरह से कार्य करते हैं जिससे कि मतलब उनके ब्रेक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे कि मिट्टी बहे ना, उसका प्रदूषण ना हो, उसका संरक्षण हो। नेक्स्ट है प्रदूषण मॉडरेटर्स, तो ये प्रदूषण मॉडरेटर्स के रूप में भी कार्य करते हैं। वन कई जहरीली गैसों को अवशोषित कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गैसें जो हमारे लिए खतरनाक, मानव जाति के लिए बहुत सारी गैसें जो खतरनाक होती हैं और हवा को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, उन गैसों को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और हवा को शुद्ध रखते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, तो यही कारण है, क्योंकि ये जो वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये जहरीली गैसों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे कि जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध बना रहता है। और यह भी कहा जाता है कि ये शोर को भी अवशोषित कर लेते हैं, यानी ये जो शोर होता है लाउड स्पीकर का, यातायात का, इसको भी ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर ले। इस प्रकार से एक तरफ जहाँ ये वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकते हैं, दूसरी तरफ किसको रोकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकने में मदद करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए वन उपयोगी हैं। नेक्स्ट है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन क्या है, एक खनिज एक शुद्ध अकार्बनिक पदार्थ है। क्या होते हैं, शुद्ध अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कि पृथ्वी की पपड़ी में स्वाभाविक रूप से होता है। पृथ्वी की सभी क्रस्ट जिसमें कार्बनिक पदार्थों से बने क्रस्ट के छोटे अनुपात को छोड़कर खनिजों से बना है। कुछ खनिजों में सोना, चांदी, हीरा, कार्बन और सल्फर जैसे एकल तत्व भी होते हैं। जैसे भारत में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जिनमें भारत समृद्ध है एकदम, कोयला, बॉक्साइट, आयरन, माइका, जिप्सम, क्रोमाइट, डोलोमाइट और चूना पत्थर, ये भारत में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और भारत इन खनिजों में समृद्ध है। जबकि एस्बेस्टस, फास्फेट, लेड, टंगस्टन, टिन धातुओं, प्लेटिनम समूह, सोने और हीरे जैसी खनिजों की हमारे यहाँ पर कमी है। तो इन चीज़ों में तो हम बहुत ज़्यादा अमीर है, जबकि इन चीज़ों की हमारे पास में कमी है। संविधान के तहत खनिज अधिकारों और खनन कानूनों का प्रशासन राज्य सरकारों में निहित है। यानी कि हमारा संविधान राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने यहाँ पर खनिज की जितने भी खनिज से संबंधित कानून है, अधिकार है, उनको निर्मित कर सकती है। तो पूरी तरह से खनिजों पर किसका अधिकार हो गया, राज्य सरकारों का। किसका, राज्य सरकारों का। ये स्टेट गवर्नमेंट का ही खनिजों पर अधिकार होता है। हालांकि केंद्र सरकार ने खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 के तहत खनिजों के विकास को विनियमित किया है और इसके तहत बनाए गए नियम और कानून है, मतलब इसको विनियमित किया है और इसमें कुछ नियम और कानून भी बनाए हैं। कानून केंद्र को निम्नलिखित के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। यह कानून जो है 1957 का जो ये केंद्र सरकार को कुछ नियम बनाने का अधिकार देता है। क्या क्या देखते हैं। संभावित लाइसेंस और खनन पट्टों का अनुदान, मतलब केंद्र सरकार जिसे चाहे उसको संभावित वो जो लाइसेंस वगैरह और पट्टों का अनुदान उनको प्रदान कर सकती है। खनिजों का संरक्षण और विकास कर सकती है। क्या क्या, मतलब खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाए और उनका विकास, उनको कैसे बढ़ाया जाए, तो इस बारे में भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। और इसके अलावा पुराने पट्टों का संशोधन किया जा सकता है, यानी पहले से जो पट्टे जिनके पास में उनसे लेकर वो किसी और को प्रदान किए जा सकते हैं या फिर अपने अधिकार में लिए जा सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार के कुछ नियम हैं। खान और खनिज
विनियमन और विकास अधिनियम 1957 को 1972 में संशोधित कर दिया गया था। ये जो अधिनियम था ना 1957 वाला खान और खनिज अधिनियम, इसको 72 में संशोधित कर दिया गया था और फरवरी 1987 में प्रमुख संशोधन इसमें किए गए थे। कब किए गए थे? फरवरी 1987 में। खनिज रियायत नियम 1960-158 को 1988 में अधिक व्यापक नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये हो गया। अब है हमारा खनिज संसाधनों के प्रकार क्या क्या है। सामान्य रूप से खनिजों को 3 वर्गों में, किन किन में? 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिनमें कि ईंधन हो गया, धातु और गैर धातु। प्रकार 3 है और इनके वर्ग कौन कौन से हो गए? 3 वर्ग हैं और इनके जो हैं कौन कौन से हो गए? ईंधन, धातु और गैर धातु। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन खनिजों को प्रमुख महत्व दिया गया। किसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है? वो हो गया कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, क्योंकि वे खनिज उत्पादन के मूल्य का लगभग 87% हिस्सा है। यानी इसके जो सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन का मूल्य का लगभग 87% हमें यहीं से प्राप्त होता है, जबकि धातु और गैर धातु से 6 से 7% ही है। तो इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, प्राकृतिक गैस, कोयला वगैरह। और जो धातु और गैर धातु वो केवल पाए जाते हैं, वो 6 से 7% ही इनका मूल्य होता है। अब देखते हैं ईंधन खनिज क्या क्या होते हैं और इनमें क्या क्या आते हैं। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। क्या है? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस मूल जीवाश्म ईंधन है। हमारे पास कोयले का अच्छा भंडार है, बहुत अच्छी मात्रा में है कोयला, लेकिन अधिक आवश्यक ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस में बहुत ज़्यादा खराब है। कोयला तो अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैसें अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छी तरह से पाई नहीं जाती। अब देखते कोयला क्या, कोयले में कहाँ कहाँ कितना मिलता है। कोयला का उपयोग रासायनिक और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जो कोयला है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर किया जाता है? रासायनिक और उर्वरक उद्योगों में, और कहाँ पर? कच्चे माल के रूप में इनमें किया जाता है, और दैनिक उपयोग की 1000 वस्तुओं के उत्पादन में। और जो कोयला है वो मिलता है कहाँ कहाँ पर? बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये राज्य जो हैं ये कोयला में काफ़ी अग्रणी है। तो कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना और तृतीयक कोयला क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिग्नाइट के बहुत सारे भंडार तमिलनाडु में और उसके आसपास स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि लिग्नाइट के भंडार कहाँ पर ज़्यादा स्थित है? वो है तमिलनाडु में और उसके आसपास के एरिया में। सो फ्रेंड्स, कोयले की 3 श्रेणियाँ होती है। कोयले को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। एक तो हो गया लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है लिग्नाइट, फिर सेकंड जो क्वालिटी होती है वो होती है बिटुमिनस, और थर्ड होती है एंथ्रेसाइट। ओके, तो ये तो होगा कोयले की श्रेणियाँ। अब हम बात करते हैं कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम क्या है। तो गर्मी दबाव और उत्प्रेरक यानी गर्मी दबाव और उत्प्रेरक क्रिया द्वारा समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के अवशेषों को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के माध्यम से पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ है। यानी जो समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव जंतु हैं उनके अवशेषों से हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के बाद में पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो बहुत लाखों वर्षों में हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिनों में हो गया है, 2-4 सालों में, बल्कि इसको लाखों वर्ष लगे इससे बनने में। आंशिक आश्वन और आगे की प्रक्रिया पर पेट्रोलियम हमें कई उत्पादों और उप उत्पाद प्रदान करते हैं। बहुत सारे हमें उत्पाद प्रदान करते हैं। अब देखते हैं पेट्रोलियम। एक सेकेंड। पेट्रोलियम एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप में होता है। भारत में यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है? अवसादी चट्टानों में। कहाँ पर? अवसादी चट्टानों में। इस तरह के अधिकांश क्षेत्र कहाँ कहाँ पर होते हैं? असम, गुजरात, पश्चिमी तट के साथ अपतटीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। ठीक है, अपतटीय क्षेत्र में स्थित होते, अपतटीय है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम मिलता है भारत में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम ये उत्पाद कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, नैफ्था, ईंधन तेल, डामर। तो ये क्या हो गए? पेट्रोलियम उत्पाद। अब देखते भारत में कौन कौन सी रिफाइनरी है, तेल शोधनशाला है।
देखते हैं। सबसे पहले तो है बरौनी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार, यानी ये बरौनी में, बिहार में है ये। ओके, नेक्स्ट है गुजरात रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है? गुजरात यानी कोयली में। और हल्दिया रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है हल्दिया यानी पश्चिमी बंगाल। हल्दिया कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, मथुरा में। नेक्स्ट है पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है? हरियाणा, पानीपत में। तो आप देख लेना कि कहाँ पर कौन से स्टेट पड़ रहा है और कौन सी शोधनशाला किस स्टेट में पड़ती है। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है, इसको पूछा जा चुका है, ये है डिगबोई। क्या है? डिगबोई रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर? असम, डिगबोई में। नेक्स्ट है बोगई गांव रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है असम, ये भी कहाँ पर है? असम में, बोंगई गांव। ठीक है, बोंगई गांव। नेक्स्ट है गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है? गुवाहाटी की, असम में। नेक्स्ट है पारादीप रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में, तो ये याद रखना। मुंबई रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र, ये कहाँ पर? मुंबई वाली, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपको इनके स्टेट दे दिए जाएंगे या फिर इनका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कहाँ से संबंधित है, यानी ये तेल रिफाइनरी ये कहाँ पर है, तो आप इनका जो आंसर दे सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, आंध्र प्रदेश, कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी HPCL, ये कहाँ पर है? मित्तल एनर्जी लिमिटेड। क्या है? मित्तल एनर्जी लिमिटेड, इतना भी पूछा जा सकता है। HMEL कहाँ पर है? पंजाब, भटिंडा में है। नेक्स्ट है मुंबई रिफाइनरी माहुल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट है कोच्चि रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है? केरल में, कोच्चि में। नेक्स्ट है बीना रिफाइनरी भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मनाली रिफाइनरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है? चेन्नई में, तमिलनाडु, चेन्नई में। नेक्स्ट है आपका नागपट्टनम रिफाइनरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु, नागपट्टनम में। नेक्स्ट आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम ऑयल इंडिया और सरकार, असम, ये कहाँ पर है? नुमालीगढ़ में। कहाँ पर? असम, नुमालीगढ़ में। नेक्स्ट है तातीपका, क्या है? तातीपका रिफाइनरी तेल और प्राकृतिक गैस निगम, आंध्र प्रदेश, तातीपका में। नेक्स्ट है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ONGC मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, कर्नाटक, मैंगलोर में। नेक्स्ट है जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात, जामनगर, ये DDTA भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात, जामनगर, ये है सेज। और नेक्स्ट है लास्ट SR रिफाइनरी SR ऑयल लिमिटेड, गुजरात, वडनगर में, ये वडनगर होगा यहाँ पे, तो ये वडनगर है यहाँ पर, वडनगर, तो याद रखना आप लोग ये। तो आप इस तरह से इनके नाम के हिसाब से इनके स्टेट भी याद रख लेना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, क्या होती है प्राकृतिक गैस? प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी होती है, यानी जो पृथ्वी की गहरी सतह होती है उसमें होती है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। क्या है? प्राकृतिक गैस में सबसे प्रमुख कौन सी गैस होती है? मीथेन, एक यौगिक जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्या होता है इसमें? एक यौगिक होता है, इसमें क्या होता है? एक जो होता है वो परमाणु कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्राकृतिक गैस में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन गैस तरल पदार्थ होते हैं और कोई हाइड्रोकार्बन गैस नहीं होती है इसमें। हम प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और सामग्री और रसायन बनाने के लिए करते हैं। किस किस में प्राकृतिक गैसों का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ईंधन के रूप में और
अन्य सामग्री और रसायन केमिकल्स बनाने में इनका यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम प्राकृतिक गैस की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह पौधे से एक जीवाश्म ईंधन है और जानवर लाखों साल पहले रहता था। नेक्स्ट है, यह एक प्रमुख घटक के रूप में मीथेन के साथ में हाइड्रोकार्बन घटक है। क्या है ये? मीथेन के साथ में हाइड्रोकार्बन घटक है। यह रंगहीन और गंधहीन होती है। तो क्वेश्चन कई बार आपने देखा भी होगा, कौन सी गैस है जो रंगहीन और गंधहीन होती है? वो क्या है? मीथेन। ओके, तो मीथेन गैस है जो कि रंगहीन और गंधहीन होती है। परिवहन या प्रसंस्करण के दौरान सुरक्षा के लिए, उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा के लिए गैस का पता लगाने की अनुमति के लिए एक वाणिज्यिक गंध छोड़ा जाता है। आपने देखा होगा पुलिस वगैरह कभी, जो पुलिस वाले होते हैं हिंसा को रोकने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गैस का यूज़ करते हैं, तो वो मीथेन गैस ही होती है, जिसमें कोई रंग नहीं होता और उसमें कोई गंध नहीं होती। यह लगभग 0.6 से 0.8 के बीच विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण के साथ हवा की तुलना में हल्का है। यदि लीक होता तो यह ऊपर की ओर फैलता और हवा में जल्दी से घुल जाता। क्या होता है? यह ऊपर बहुत ज़्यादा फैल जाता, ऊपर जाता, एकदम ज़मीन से ऊपर उठ के फैल जाता और हवा में मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है, हवा में गैस की मात्रा द्वारा 5 से 15% की सीमा के दौरान फूलता बढ़ती है। चूँकि यह क्लीनअप जलने की प्रकृति वाला एक स्वच्छ ईंधन है। क्या है? स्वच्छ ईंधन होता है, इसलिए अन्य प्रकार के ईंधन की तुलना में प्राकृतिक गैस का पर्यावरणीय प्रभाव कम होता। तो जो बाकी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर अन्य नाइट्रोजन वगैरह, उसमें मीथेन गैस का जो प्रभाव है वो बहुत कम होता है। तो ये काफ़ी स्वच्छ मानी जाती है और जो घरों में इसका यूज़ किया जाता है, ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? पाइप प्राकृतिक गैस, या प्राकृतिक गैस जो पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन करती है, यानी पाइपलाइन के माध्यम से जो गैस एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, इसे वाणिज्यिक शब्द में बिक्री गैस के रूप में भी जाना जाता है। क्या है? बिक्री गैस भी से हम बोलते हैं। बिक्री गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनी है। कौन सी होती है? मुख्य रूप से मीथेन होती है। यह बिजली उत्पादन और औद्योगिक संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने के लिए ग्राहकों को प्रेषित किया जाता है। अभी हम देखते हैं प्राकृतिक गैस का उपयोग क्या है और क्या किन किन कामों में हम प्राकृतिक गैस का यूज़ करते हैं। तो इसके प्रमुख रूप से दो हैं, दो प्रमुख उपयोग है इसके। एक तो है कॉग्नरेशन प्रणाली, और इसका उपयोग किसमें? कॉग्नरेशन सिस्टम के लिए ईंधन के रूप में, और वाहनों के लिए प्राकृतिक गैस, यानी आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, उसके रूप में इसका किया जाता है। तो यही होती है। नेक्स्ट है, गैस पृथक्करण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न उत्पादों का उत्पादन होता है। चूँकि प्राकृतिक गैस कई लाभकारी रचनाओं से बनी होती है, इसलिए गैस संयंत्रों में उन रचनाओं को कई उत्पादों के लिए निकाला जा सकता है। तो ये इसके दो यूज़ हो गए, एक तो सीएनजी के रूप में और कुछ गैस संयंत्रों में, इसका उद्योगों में भी इसका यूज़ किया जाता है। मीथेन C1 का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। ये जो मीथेन होती है, मीथेन का ये दूसरा भाग है C1, इसका उपयोग किसके लिए? बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है वहाँ पे ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, जिसे सेल्स गैस के रूप में जाना जाता है। मीथेन को ही सेल्स गैस के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कौन सी मीथेन को? तो मीथेन C1 को। एक होती है मीथेन CH4, तो इसको C1 को ही सेल्स गैस के रूप में जाना जाता है। यदि उच्च दबाव सिलेंडर से संपीड़ित किया जाता है तो व्युत्पन्न संवाद को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। यह वाहनों के लिए प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। ये तो बता दिया आपको। और कारों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली CNG है ये। ओके, प्राकृतिक गैसोलीन यानी NGL एक तरल रूप में है। ये किस में मिलती है? एक तरल रूप में मिलती है। यद्यपि उत्पादन मंच पर पहले से ही कंडेंसेट को उत्पादन प्रक्रिया से हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ तरल हाइड्रोकार्बन अभी भी हाइड्रोकार्बन गैस के साथ में मिश्रित होते हैं। इन तरल हाइड्रोकार्बन या प्राकृतिक गैसोलीन को
गैस पृथक्करण संयंत्रों में अलग किया जा सकता है। तो इनको जो है गैस से अलग किया जा सकता है। ये मिक्सअप होती है, ये नहीं कि एक ही गैस होती है, मिक्सअप होती है। प्राकृतिक गैस को निकाले जाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को एक ठोस पदार्थ के रूप में संघनित किया जाएगा। किसके रूप में? इसको पहले संघनित किया जाता है, किसके रूप में? एक ठोस पदार्थ के रूप में, जिसे खाद्य संरक्षण उद्योगों, शीतल पेय और बियर उद्योगों के लिए सूखी बर्फ कहा जाता है। परिवहन के दौरान भोजन का संरक्षण, कृत्रिम वर्षा वृद्धि और मनोरंजन उद्योग में कृत्रिम कोहरे का उत्पादन। और आपने देखा होगा फिल्म निर्माण में भी, कभी कभी फिल्मों में आपने देखा होगा इस तरह के सीन जहाँ पे बर्फ़ वगैरह एकदम फॉग आपको दिखाई देता है, तो यही गैसें होती है। वो गैस के यूज़ के द्वारा इन्हें इस तरह से चित्रित किया जाता है। अब हम अच्छे से प्राकृतिक गैस के बारे में जान गए, अब हम इनके कुछ लाभों के बारे में देखते हैं। तो प्राकृतिक गैस उच्च दक्षता और सफाई से जलने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। क्या है ये? काफ़ी ये स्वच्छ होती है और एक जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करती है। क्या है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसको कम करती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। उन गैसों को रोकने से, बढ़ने से रोकती है। प्राकृतिक गैस में उच्च सुरक्षा होती है क्योंकि ये हवा से हल्की होती है। क्या है? ये काफ़ी अच्छी होती है और सिक्योर होती है क्योंकि हवा से हल्की होती है और रिसाव होने पर ऊपर की ओर फैल जाती है। ये है कि अगर इसमें मतलब लीक वगैरह हो गई तो ऐसा नहीं है कि नीचे ही ज़मीन पर रहेगी, बल्कि ये हवा के साथ में ऊपर चली जाती है, हवा से हल्के होते हैं और ऊपर उठ जाती हैं। अन्य प्रकार के ईंधन की तुलना में प्राकृतिक गैस सस्ती होती है और ईंधन तेल और एलपीजी के अलावा ये काफ़ी सस्ती मानी जाती है। प्राकृतिक गैस मूल्य को जोड़ सकती है और अर्थव्यवस्था को चला सकती है, मतलब अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड हो सकती है। नेक्स्ट है, अधिकांश गैसों को घरेलू स्तर पर खरीदा जाता है। यदि इस प्रकार ऊर्जा आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद मिलती है। यानी अगर हम इनको घरेलू स्तर पर यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक गैस का यूज़ करने लग जाएंगे, नेचुरल गैसेस का यूज़ करने लग जाएंगे, तो क्या होगा? हम काफ़ी हद तक ऊर्जा को जो हम बाहर से आयात करते हैं उसको रोक सकते हैं और अपनी मुद्रा को वो बचा सकते हैं। यूरेनियम में भी, यूरेनियम क्या होता है? अब हम देखते हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या है? भारत में यूरेनियम बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमालय के कुछ हिस्सों में आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में सन्निहित है। यानी जो यूरेनियम है भारत में कहाँ कहाँ पर मिलता है? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमालय के कुछ हिस्सों में। और किन कौन कौन सी चट्टानों में? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलता है। प्रीसेट में यूरेनियम का उत्पादन बिहार में सिंहभूम जिले के जादूगुड़ा के खानों में सीमित है। कहाँ पर? ये बिहार के जादूगुड़ा की खानों में काफ़ी मिलता है। ये हो गया यूरेनियम। अब देखते थोरियम क्या है। थोरियम मुख्य रूप से मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से थोरियम कहाँ से मिलता है? मोनाजाइट से। प्लाघाट और क्विलोन जिले में केरल के समुद्र तट की रेत में दुनिया के सबसे अमीर मोनाजाइट जमा है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा? केरल में मिलता है ये। नेक्स्ट है धात्विक और अधात्विक खनिज। क्या है? धात्विक और अधात्विक खनिज, इनके बारे में जानते हैं। लौह खनिज, लोहयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि जैसे खनिज लौह उद्योग के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। हमारा देश भंडारण और उत्पादन दोनों में लौह खनिजों के संबंध में सुव्यवस्थित है, मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ पर ये लौह खनिज वगैरह मिलते हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं? तो धात्विक खनिज वो होते हैं जिन्हें नए उत्पाद प्राप्त करने के लिए पिघलाया जा सकता है। तो इन्हें पिघलाने के लिए, मतलब नए कोई भी उत्पादन करने के लिए, कोई नई चीज़ बनाने के लिए इन्हें पिघलाया जा सकता है, तब उन्हें उस तरह ढाल दिया जाता है, उस सांचे में ढाल दिया जाता है। जैसे कि क्या क्या है इसमें? लोहा, तांबा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज, और इसके ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल है। फिर से देखते हैं। लोहा, तांबा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज, ठीक है। तो ये आमतौर पर आग्नेय चट्टानों से जुड़े होते हैं। कहाँ पर ही मिलते हैं ज़्यादातर? आग्नेय चट्टानों में। वे आमतौर पर कठोर होते हैं और इनकी खुद की चमक होती है। क्या होते हैं? कठोर होते हैं धात्विक जो खनिज होते हैं, और इनमें खुद की चमक होती है और ये नमनीय होते हैं और ये आसानी से टूटते भी नहीं है, कठोर होते हैं काफ़ी। क्या है? एकदम से टूट नहीं जाते, बहुत काफ़ी कठोर होते हैं।
नेक्स्ट है गैर धात्विक खनिज क्या है? अधात्विक खनिज वो हैं जो पिघलने पर नए उत्पाद नहीं देते हैं, जैसे कि धात्विक खनिज थे जिन्हें पिघलाकर लोहा तांबा वगैरह इनको पिघलाकर हम इनसे कुछ भी नया सामान बना सकते हैं। लेकिन अधात्विक खनिज हैं जिनको हम पिघलाकर नया उत्पाद नहीं बना सकते, जैसे कि कोयला, नमक, मिट्टी, संगमरमर। ठीक है, तो इनको पिघलाया नहीं जा सकता। यह आमतौर पर तलछटी चट्टानों से जुड़े होते हैं। कहाँ पर? ये तलछटी चट्टानों से जुड़े होते हैं। वे इतने कठोर नहीं है कि इनकी खुद की कोई चमक होती है, ना तो ये कठोर होते हैं और ना ही इनमें खुद की चमक होती है। नेक्स्ट है, और ये आसानी से टूट सकते हैं। धात्विक खनिज तो टूट नहीं सकते, लेकिन अधात्विक यानी गैर धात्विक जो खनिज है ये आसानी से टूट सकते हैं। तो आपका आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।